आज हम संविदा विधि के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति को दूषित करने वाले तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। जबकि पहले बताया जा चुका है कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत विधिमान्य संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है, क्योंकि ये स्वतंत्र सहमति को दूषित करने वाला पहला तत्व है, जो प्रपीड़न कहलाता है, जो अपने धारा 14 में डिस्कस किया था। प्रपीड़न शब्द को हम दैनिक बोलचाल की भाषा में जबरदस्ती अथवा बलपूर्वक कार्य कराना भी कहते हैं। प्रपीड़न क्या है? जब किसी व्यक्ति से कोई कार्य जिसे करने की उसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती करने के लिए कहा जाता है, तब ऐसा कार्य उस व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति से किया गया नहीं कहा जा सकता। धारा 15 में प्रपीड़न को परिभाषित किया गया है। प्रपीड़न इस आशय से कि किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराया जाए, कोई कार्य करना या करने की धमकी देना, या जो भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई भी हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करने या निरोध करने की धमकी देना। इस धारा के साथ एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये तत्वहीन है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है वहाँ भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त है या नहीं है। धारा 15 के अनुसार प्रपीड़न की जो परिभाषा दी गई है उसमें कुछ आवश्यक तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। पहला है भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करना, या दूसरा ऐसा कार्य करने की धमकी देना, या तीसरा किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना, चौथा ऐसे निरोध करने की धमकी देना प्रपीड़न है। इस प्रकार प्रपीड़न में विधि विरुद्ध कोई कार्य करना या करने की धमकी देना दोनों सम्मिलित है। आवश्यक मात्र यह है कि ऐसा कार्य भारतीय दंड संहिता के द्वारा प्रपीड़न से रिलेटेड एक केस है, रंगनायकम्मा बनाम अल्बर्ट चेट्टी। इस वाद में एक 13 वर्षीय लड़की को, जिसका पति मराई था, उसके पति के लिए एक लड़के को दत्तक लेने के लिए अपनी सम्मति देने हेतु बलपूर्वक बाध्य किया गया, इस धमकी के साथ कि यदि वह सम्मति नहीं देगी तो उसके मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए वहाँ से नहीं हटा दिया जाएगा। ये धारण किया गया कि दत्तक विधि मान्य नहीं था, क्योंकि प्रपीड़न के द्वारा कराया गया था। दूसरा केस है अम्मी राजू बनाम सेसम्मा। इस मामले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी तथा लड़के को ये धमकी दी कि यदि वे उसके पक्ष में एक निर्मुक्ति पत्र यानी रिलीज डीड का निष्पादन नहीं करते हैं तो वह आत्महत्या कर लेगा। इसे पत्नी तथा लड़के के लिए प्रपीड़न माना गया। प्रपीड़न के कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जिसमें पहला अपवाद है विधिपूर्ण धमकी देना, यानी वैधानिक धमकी। यदि कोई व्यक्ति किसी विधिक अधिकार के अंतर्गत किसी संपत्ति को रोकने की धमकी देता है तो वह प्रपीड़न नहीं माना जाएगा। दूसरा है बंधक के अधीन संपत्ति को रोकना। बंधक के श्रम व्यवहारों में बंधक मोचन विषयक शर्तों के अधीन बंधक संपत्ति को रोके रखना प्रपीड़न नहीं माना जाएगा।
तीसरा है विधिक बाध्यता। यदि किसी व्यक्ति को विधि अनुसार कोई संविदा करने के लिए बाध्य किया जाता है तो ऐसी बाध्यता विधि बाध्यता होने से परिपीड़न नहीं कहलाएगी। चौथा है हड़ताल की धमकी देना। हड़ताल की धमकी देना परिपीड़न नहीं है, क्योंकि ये भारतीय दंड संहिता के अधीन निषिद्ध नहीं है, अर्थात विधि विरुद्ध नहीं है। स्वतंत्र सहमति को दूषित करने वाला जो दूसरा तत्व है वो है असम्यक असर। असम्यक असर क्या है? जब कोई संविदा असम्यक असर के अधीन की जाती है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वह स्वतंत्र सहमति से नहीं की गई है। असर असम्यक असर तब कहा जाता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को अभिशासित करने की स्थिति में होता है और वह ऐसी स्थिति का प्रयोग उस दूसरे से अनुचित फायदा भी प्राप्त करने के लिए करता है। इस प्रकार असम्यक असर में दो व्यक्ति के बीच ऐसे संबंध होते हैं जिसमें से एक दूसरे की इच्छा को अधिशासित यानी डोमिनेट करने की स्थिति में होता है। ऐसे अधिशासित स्थिति में होने वाला व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से अनुचित फायदा भी प्राप्त करता है एवं ऐसे अनुचित फायदा प्राप्त करने में वह व्यक्ति अपनी उस स्थिति का प्रयोग करता है। दूसरे शब्दों में असम्यक असर में किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए विवश किया जाता है जिसे वह नहीं करना चाहता। यदि उसे स्वतंत्र एवं विचारपूर्वक निर्णय के लिए छोड़ दिया जाता, इसके लिए इसमें एक कमज़ोर मस्तिष्क पर एक सशक्त मस्तिष्क द्वारा प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। मित्रतापूर्वक राय असम्यक असर के अधीन परिपीड़न असम्यक असर नहीं मानी गई। इसमें एक केस है महबूब खां बनाम अब्दुल हकीम के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये मत व्यक्त किया कि असम्यक असर को कपट का धूर्त रूप कहा जा सकता है, जिसमें सम्मोहन, चालाकी, बनावटीपन से पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभुत्व किया जाता है। असम्यक असर के आवश्यक तत्व है धारा 16 के अनुसार। पहला है पक्षकारों के बीच संबंध का होना। दूसरा, ऐसा संबंध विश्वास पर आश्रित होना। तीसरा, एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार को अधिशासित करने की स्थिति में होना। चौथा है ऐसी स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करना या प्रयत्न करना। पांचवा है लाभ उठा लेना। इस प्रकार स्पष्ट है कि असम्यक असर के लिए पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध होना आवश्यक है जिनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो। अधिशासित करने की स्थिति कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा को अभिशासित करने की स्थिति में है या नहीं, ये एक तथ्य का प्रश्न है। सामान्यतः निम्नलिखित अवस्थाओं में हम इस प्रकार की स्थिति का अनुमान कर सकते हैं। पहला है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता हो। दूसरा, उनके बीच वैश्वासिक संबंध हो। तीसरा, उस दूसरे व्यक्ति की मानसिक सामर्थ्य पर आयु, रोग
या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा हो। असम्यक असर निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ये जो संबंध है उसमें असम्यक असर डाला जा सकता है, जैसे पति पत्नी, पदानिशीन स्त्रियां, सीधी सादी ग्रामीण महिलाएं, माता पिता पुत्र, मालिक नौकर, भाई भाई, वकील मुवक्किल, डॉक्टर रोगी। ये इस तरह के संबंध है जिसमें असम्यक असर डाला जा सकता है। इसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण है वो है परपीड़न और असम्यक असर में अंतर। मुख्य रूप से ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहला अंतर ये है कि उत्पीड़न में या परपीड़न में एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार से भारतीय दंड संहिता द्वारा वर्जित कोई कार्य करने अथवा करने की धमकी देकर कोई करार कराया जाता है अथवा उसकी संपत्ति को अवैध रूप से रोका जाता है। असम्यक असर में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर उसकी अनुशासित करने की स्थिति का अनुचित प्रयोग किया जाता है। दूसरा अंतर है, इसमें एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होना आवश्यक नहीं है, जबकि असम्यक असर में ऐसा होना आवश्यक है। तीसरा अंतर, परपीड़न का प्रयोग संविदा के पक्षकार अथवा किसी परिव्यक्ति के साथ भी किया जा सकता है, जबकि असम्यक असर का प्रयोग केवल संविदा के पक्षकार के साथ ही किया जा सकता है। चौथा अंतर है, परपीड़न में शारीरिक दबाव भी डाला जाता है अथवा संपत्ति को रोका जाता है, जबकि इसमें मानसिक दबाव डाला जाता है। परपीड़न हिंसक प्रवृत्ति का कार्य है, जबकि असम्यक असर सम्मोहन, चालाकी एवं बनावटीपन इसमें निहित रहता है। लास्ट अंतर है, परपीड़न में सबूत का भार पीड़ित पक्षकार पर होता है, जबकि असम्यक असर में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो अधिशासित करने की स्थिति में है। आज हमने ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कस किया। मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।